सीमा अपनी बहू अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और अंजलि भी अपनी तरफ से अपने सभी घर वालों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन अपने दिमाग से पैदल वाली हरकतों के कारण वो हमेशा अपनी सास और अपने घर वालों से सुनती रहा करती थी, लेकिन उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन सीमा अपने हाथों में ठंड के कपड़े लेकर उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू ये ठंड के कुछ कपड़े हैं, एक काम कर तू पहले इनको धो ले। वैसे भी आजकल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और धूप भी नहीं निकलती, जिसके कारण कपड़े भी जल्दी नहीं सूख रहे, इसलिए तू सारे काम छोड़कर पहले कपड़े धो ले। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी सारे कपड़े धो देती हूँ। आज तक मैंने आपकी किसी बात को टाली है क्या, जो आज टालूंगी? बस कर बहू, ज्यादा मक्खन मारने की जरूरत नहीं है, जाकर काम कर जो मैंने बोला है। और हाँ, इन कपड़ों के साथ और कोई कपड़े मत डालियो, पता चले पिछली बार की तरह सारे कपड़े एक साथ डाल दे और उसका कलर छूटकर मेरे नए कपड़ों पर लग जाए। माँ जी गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, न ही आपको शिकायत का कोई मौका दूंगी। चलो अच्छी बात है, अगर तेरी आदतों में सुधार आ रहा है तो मुझे तो यकीन है कि तू अपना कोई काम सही से कर ही नहीं पाएगी, पर लेकिन चलो देखते हैं इस बार तू क्या करती है। सीमा इतना कहकर वो सारे कपड़े अंजलि को देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंजलि बाथरूम में जाकर सास के दिए हुए सारे कपड़े धोने के लिए टब में डाल देती है और अपने बाकी कामों में लग जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा अंजलि को बुलाती है और अपने दिए हुए कपड़े वापस मांगती है। इसके बाद अंजलि अपने बाथरूम में जाकर कपड़ों से भरा हुआ टब लाकर उसके सामने रखती है, जिसे देखकर सीमा कहती है, ये क्या है? माँ जी ये वही कपड़े हैं जो आपने मुझे धोने के लिए दिए थे। देखिए मैंने सारे कपड़े धो दिए और इसमें किसी और कपड़े का कलर भी नहीं लगने दिया। अब तो मैं समझदार हो गई हूँ, अब तो आप मुझे दिमाग से पैदल वाली बहू नहीं बोलेंगी ना? तू हमेशा दिमाग से पैदल बहू थी और हमेशा रहेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सत्यानाश तेरा, 4 दिन से तूने मेरे इतने महंगे कपड़ों को टब में भर कर रखा हुआ है। मैं तो सोच रही थी मेरे सारे कपड़े अब तक सूखकर प्रेस भी हो गए होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। माँ जी आपकी ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने मुझे सिर्फ कपड़े धोने के लिए कहा था, ये तो कहा ही नहीं था कि इसे जाकर धूप में सुखा दो। इसलिए मैं तुझे दिमाग से पैदल बोलती हूँ। अरे नालायक, इतना दिमाग तो सबके अंदर होता है। कपड़े धोने के लिए बोला गया है तो उसे सुखाना भी होता है। अब तू मुझे ये बता, तू रोज सारे कपड़े गीले पहनती है, सुखाती नहीं है क्या? हाँ ये बात तो सही है माँ जी, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं करता। दिमाग तो तब काम करेगा जब तेरे पास दिमाग होगा, पहले से ही दिमाग से पैदल है। चल अब जा, इन कपड़ों को दोबारा से धो ले, इन कपड़ों में से बदबू आ रही है और इन्हें ले जाकर धूप में सुखा दियो, समझ आया? जी माँ जी आ गया। ऐसा पहले बोला होता तो ठीक रहता, ऐसे बेवजह एक ही काम को 2-2 बार करवाती रहती हो इतनी ठंड में। इतना कहकर अंजलि कपड़ों के टब को लेकर वहाँ से चली जाती है और समय बीतता जाता है, लेकिन अंजलि की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन शाम के समय उसके सभी घर वाले हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अंजलि वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी शाम हो गई है, बताइए खाने में क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। तभी अंजलि का पति रमेश बोलता है, माँ 1 मिनट, अंजलि तुम क्या खाने के पीछे पड़ी रहती हो? इतना मस्त ठंडा मौसम हो रहा है, पहले तुम गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय और पकौड़े बनाओ, उसके बाद खाने की सोचना। रमेश की बहन पूजा बोलती है, क्या बात है भाई, आपने तो दिल ही खुश कर दिया मेरी मन की बात बोलकर। भाभी भाई सही कह रहे हैं, आप पहले चाय पकौड़े बनाओ, खाना बाद में देखेंगे। माँ जी आप बताइए। मुझे क्या कहना है, जब ये लोग चाय पकौड़े खाने के लिए कह रहे हैं तो तू पहले वही बना दे, वैसे भी कहाँ सब लोग घर में इकट्ठे हो पाते हैं। जी माँ जी। अंजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद अंजलि चाय पकौड़ी लेकर सबके पास नहीं आती। तभी उसका पति रमेश उसे देखने रसोई में जाता है और वहाँ अंजलि को रसोई में ना देखकर वो सीधा अपने कमरे में जाता है और देखता है वो अपने कमरे में आराम से लेटकर टीवी देख रही होती है। उसे देखकर वो गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम तुम्हारा नीचे हॉल में इंतजार कर रहे हैं और तुम पागलों की तरह टीवी देख रही हो। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया?
तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? हमने तुमसे चाय पकौड़ी बनाने के लिए कहा था। हमें इतनी जोर से भूख लगी है यार, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं। हाँ तो बना तो दिया है, रसोई में ढक कर रखा हुआ है। आपने बनाने को कहा था और मैंने बना दिया। आपने खाने के लिए और लाने के लिए तो मुझसे कहा ही नहीं था, तो मैं कैसे लेकर आती? इसमें मेरी क्या गलती है? माँ तुम्हें सही कहती है, तुम दिमाग से पैदल हो, खुद का दिमाग तो लगाती ही नहीं किसी चीज में। मैंने तुम्हें चाय पकौड़ी बनाने के लिए बोला, तुम तो उसे जाकर रसोई में सजा कर रखाई। अरे इतना दिमाग नहीं लगा सकती थी, खाना है तभी बनाने के लिए बोला था। हद है यार तुम्हारी भी। रमेश इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, तभी सीमा की पड़ोसन नीमा परेशान हालत में उसके घर आती है और उसकी बहू अंजलि से कहती है, बहू तेरी सास कहाँ है? जरा देखना, मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी काम है। जी आंटी जी, मैं अभी देखती हूँ। कहाँ जाएंगी? अपने कमरे में ही होंगी। कहीं भी हो, जल्दी देखो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आंटी जी। अंजलि इतना कहते ही अपनी सास को ढूंढते हुए कमरे में जाती है और देखती है वो आराम से सो रही है, जिसे देखकर वो चुपचाप वापस आती है और अपने हॉल की सफाई करने लगती है। तभी नीमा फिर से उसे कहती है, बहू देखकर आई, कहाँ है तेरी सास? हाँ आंटी जी, वो सो रही है। तूने उसे जगाकर नहीं बोला? मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बहू की हालत बहुत खराब है। ये क्या बात हुई आंटी जी? आपने बोला था अपनी सास को देख कर आओ, ये तो बोला ही नहीं कि बुला कर लेकर आओ। हे भगवान, सच में पता नहीं सीमा ने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी दिमाग से पैदल बहू मिली है उसे, जिसे जब तक पूरी कहानी ना बताओ उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। आंटी जी मैंने क्या किया? आप पूरी बात खुद नहीं बोलती हो और मुझे सुना रही हो, ये भी कोई बात है भला? अरे ओ दिमाग से पैदल बहू, इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी होकर चिल्ला रही हूँ, मुझे तेरी सास से जरूरी बात करनी है। तब क्या तू बहरी थी या पागल थी जो तुझे समझ में नहीं आया? मैं तेरी सास को बुलाने के लिए कह रही हूँ। आंटी जी आपने माँ जी को देखकर आने के लिए कहा था, बुलाने के लिए नहीं। अरे हाँ ठीक है मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे पूरी कहानी नहीं बताई। अब तू हट, जाने दे, मुझे किसी काम की नहीं है तू। नीमा इतना कहकर गुस्से में अंजलि को अपने आगे से हटाकर भागते हुए सीमा के कमरे में जाती है और उसे जगाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो तुरंत नीमा के साथ उसके घर जाती है। उसकी बीमार बहू को अस्पताल में एडमिट करवा के घर आती है और अपनी बहू को उसके पैदल दिमाग के चलते खूब सुनाती है, बहू अब मैं तेरे इस पैदल दिमाग से हार गई हूँ, तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है। तेरे घर पर आकर कोई कुछ कह रहा है, उसे जरूरी काम है, उसे बात करनी है तो उसे इंसान को बता देना चाहिए। आज नीमा की बहू सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचती तो उसकी जान नहीं बच पाती और सारी उम्र सुनना पड़ता। कभी तो तू अपना दिमाग लगा लिया कर। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से सभी कामों को सोच समझकर और समझदारी से करने का वादा भी करती है और आगे से कोई गलती नहीं करती। उसकी सास उसे माफ कर देती है और दोनों आपस में जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। जादुई सोने के लहंगे की चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में प्रिया और रूही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। प्रिया एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसका मन बहुत साफ था, लेकिन उसके मन की तरह उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। उसका चेहरा सांवला रंग का था। वहीं दूसरी और रूही दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रूप रंग नैन नक्श किसी को भी देखते ही पसंद आ जाते थे। इसलिए नानी रूही से बहुत प्यार करती थी और प्रिया से बहुत नफरत। परंतु केवल यही कारण नहीं था कि नानी प्रिया से नफरत करती थी। प्रिया जब 4 साल की थी तो वो सड़क पर खेल रही थी। तभी अचानक से सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। प्रिया के माता पिता ने ये सब देख लिया और उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसलिए नानी प्रिया को मनहूस भी समझती थी और यही कारण था कि नानी घर के सारे काम प्रिया से ही करवाती थी, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाना हो या फिर खाना बनाना या फिर बर्तन और कपड़े धोना। हर काम प्रिया ही किया करती थी। अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? मुझे अभी तक गर्म पानी नहीं मिला है। मुझे जल्दी से नहाकर पूजा भी करनी है। तू जो इस घर में रहकर मनहूसियत फैलाती है, कम से कम उसे पूजा करके थोड़ी सी दूर कर पाती हूँ, लेकिन नहीं, तू वो भी नहीं चाहती। नानी, वो आज सफाई करने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं आपका पानी गर्म करना भूल गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी करके लेकर आती हूँ।
शक्ल तो ढंग की थी नहीं, अब लगता है दिमाग भी काम करना बंद कर गया है तेरा। नानी अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर प्रिया को ताने दिया करती थी, जबकि वो रूही को अपनी गोद में बिठाकर प्यार करती थी। अक्सर ही प्रिया ये सब देखकर उदास हो जाया करती थी, क्योंकि वो भी वो प्यार चाहती थी जो रूही को मिल रहा था। परंतु धीरे धीरे उसने ये स्वीकार कर लिया था कि शायद वो सच में मनहूस है, तभी उसके साथ ये सब हो रहा है। ऐसे ही एक दिन प्रिया नानी के पास जाती है और कहती है, नानी, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर जाना है। आप प्लीज मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिला दीजिए। तूने शक्ल देखी है अपनी? तू लहंगा लेकर क्या करेगी? तू नए कपड़े पहने या पुराने, तू लहंगा पहने या सूट, तू रहेगी बस सूरत और मनहूस ही। और वैसे भी मेरे पास तेरी फालतू जरूरत को पूरा करने के लिए कोई पैसे नहीं है। अब जाकर काम कर। बेचारी प्रिया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और बहुत ही मीठी आवाज में कहती है, नानी, ओ मेरी प्यारी नानी, आपको पता है मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आने वाले हैं। मुझे लगता है आपके पास पैसे नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो पुराना लहंगा पड़ा है मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। अरे मेरी इतनी सुंदर बिटिया पुराना लहंगा पहनकर क्यों जाएगी? वो तो इसके ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, लेकिन मेरी राजकुमारी के ऊपर तो मैं पैसा पानी की तरह बहा सकती हूँ। सच्ची नानी? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे लेकर आज ही शॉपिंग पर जाऊंगी। हम दोनों मॉल जाकर अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे और तुझे वहाँ जो पसंद आए तो ले लेना। प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, तेरी नानी अभी जिंदा है, समझी? नानी, अगर ऐसा है तो हम लोग पार्लर भी चलते हैं। वैसे भी मेरा चेहरा बहुत दिनों से ड्राई हो रहा है और हाथों और पैरों को भी मैनिक्योर और पेडिक्योर की जरूरत है। हम पार्लर जाएंगे ना नानी? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। तू कुछ कहे और मैं उसे टाल दूं, ऐसा हो सकता है क्या? तू ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। तेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। इसके बाद नानी और रूही तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। बेचारी प्रिया घर में रहकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद नानी और प्रिया घर आती है। अरे कैसी बेशर्म लड़की है तू, देख रही है हम दोनों पूरा दिन शॉपिंग करके थक कर घर आए हैं, लेकिन ये नहीं कि एक गिलास पानी पूछ लूं। अभी लेकर आती हूँ नानी। नानी, आज तो सच में मजा आ गया। हमने मॉल में कितने मजे किए और फिर आइसक्रीम और पिज्जा भी खाया और उसके बाद पार्लर में गए और पार्लर जाकर कितना रिफ्रेश फील हो रहा है। और आज तो आपके चेहरे पर भी कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है। अरे मेरे चेहरे पर ग्लो कहाँ से आएगा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू भी ना मेरी ऐसी ही तारीफ करती रहती है। नानी, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, और वैसे भी मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अगर तू कह रही है तो मान लेती हूँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरी बच्ची। रसोई में खड़ी प्रिया अपनी नानी और रूही की सारी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे होते हैं। जो प्यार इस वक्त रूही को मिल रहा था वो उसके लिए बहुत तरस रही थी, परंतु उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे दो मीठे बोल बोल सके। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एनुअल डे का दिन आ जाता है। एनुअल डे पर रूही अपना बहुत ही महंगा और सुंदर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। पर क्योंकि प्रिया के पास लहंगा नहीं था, इसलिए वो अपना एक पुराना सा सूट पहन लेती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल में सभी बच्चे प्रिया की ड्रेस देखकर हंसने लग जाते हैं और रूही की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर एक लड़की रूही से कहती है, रूही, सच में आज तू बहुत सुंदर लग रही है और तेरा ये लहंगा तेरी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहा है। लेकिन तेरी बहन, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीख मांगने का कंपटीशन चल रहा हो और ये उसमें भीख मांगने जा रही है। तुम सही कह रही हो, कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये रूही की बहन है। कहाँ रूही इतनी सुंदर और कहाँ ये काली कलोटी और बदसूरत। बात तो तुम दोनों की बिल्कुल सही है। कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि ये मेरी बहन है भी या नहीं, या फिर मम्मी पापा इसे कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे।
वैसे तो प्रिया रूही की किसी बात को दिल पर नहीं लिया करती थी, परंतु ये कचरे के डब्बे वाली बात सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रूही को एक चाटा लगा देती है। रूही, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अगर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब देख मैं क्या करती हूँ, तुझे तो नानी सबक सिखाएंगी। इसके बाद जैसे ही फंक्शन खत्म होने के बाद प्रिया घर आती है तो वो देखती है कि रूही सोफे पर बैठी हुई है और नानी गुस्से में वहीं खड़ी है। मनहूस, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? खुद तो तू बदसूरत है ही और चाहती है कि मेरी बच्ची को मार मार कर उसका बेचेहरा खराब कर दे। नानी, आप नहीं जानती, इसने मेरे बारे में स्कूल में बहुत बुरा बोला था। मुझसे सहन नहीं हुआ इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर आप वो बातें सुनेंगी तो आपको भी गुस्सा आएगा। मुझे पता है रूही ने वहाँ क्या बोला और उसने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। नानी, सच में इसने आज मुझे इतने जोर से चाटा मारा कि एक पल के लिए मुझे चक्कर आने लग गए थे। वो तो मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। वैसे ही नानी बहुत गुस्से में थी और बीच बीच में रूही अपनी बातों से आग में घी डालने का काम कर रही थी। रूही की बात सुनकर नानी प्रिया की खूब पिटाई करती है। बेचारी प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन किसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन नानी प्रिया को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे प्रिया, शाम हो गई है, जल्दी से मेरे और रूही के लिए एक कड़क चाय बना कर लेकर आ। अभी लाती हूँ नानी। प्रिया रूही और नानी के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें देने जाती है, परंतु जैसे ही वो रूही को चाय दे रही होती है उसका पैर पानी पर पड़ जाता है और पानी की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से सारी चाय रूही के हाथ पर गिर जाती है और रूही दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है। आह, आह नानी, मेरा हाथ जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आह! मनहूस, जल्दी से बर्फ लेकर आ, मेरी बच्ची का हाथ जला दिया तूने। नानी रूही के हाथ पर बर्फ लगा रही होती है कि तभी रूही कहती है, मैं जानती हूँ प्रिया, तुमने ये जानबूझकर किया है क्योंकि तुम मुझसे एनुअल डे का बदला लेना चाहती थी। नहीं रूही, तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरा पैर पानी पर पड़ गया था, इसी वजह से मैं फिसल गई थी। रूही बिल्कुल सही कह रही है, तू ये सब जानबूझकर कर रही है। तू जानती है तू तो बदसूरत है ही और तुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तू चाहती है कि रूही भी तेरी तरह बदसूरत हो जाए, इसलिए तू ये सब कर रही है। लेकिन अब और नहीं, मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरी बच्ची को कोई और नुकसान पहुँचे, इसलिए अभी के अभी इस घर से निकल जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तेरी वजह से पहले ही अपनी बेटी और दामाद को खो चुकी हूँ, अब अपनी नातिन को नहीं खोना चाहती। पर नानी, मेरी बात तो सुनिए। प्रिया नानी के आगे गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु नानी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी प्रिया आंखों में आंसू लिए सड़कों पर भटकने लग जाती है। अब उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो खाने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अपने कंधे के ऊपर 2-3 अनाज की बोरियां लेकर चल रहा है। वो अनाज की बोरियां इतनी भारी थी कि उस आदमी से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए प्रिया उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। आप ये सभी बोरियां एक साथ नहीं ले जा पाएंगे, लाइए एक बोरी मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया उसकी मदद करती है और उसकी दुकान तक बोरियां पहुंचा देती है। सुबह का समय है, इसलिए दुकान अभी खोलने ही जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये हाथ चक्की है, क्योंकि मेरे पास अब मशीन वाली चक्की है, इसलिए अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। तुम इसे रख लो। मैंने आपकी मदद किसी चीज के बदले नहीं की थी, वो तो आप मुझे जरूरत में दिखे तो मैं आपके पास आ गई। वो तो मुझे तुम्हारे स्वभाव से ही पता चल गया था, लेकिन मेरा मन रखने के लिए इसे रख लो। प्रिया उस आदमी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उस चक्की को रख लेती है। वो चक्की एक कपड़े से ढकी हुई थी। प्रिया उस चक्की को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और उस चक्की पर से कपड़ा हटाती है। हे भगवान, ये तो सोने की चक्की लग रही है, एकदम सोने जैसी चमक है इसकी।
तभी कुछ ऐसा होता है जो कि प्रिया ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होता। वो चक्की बोल पड़ती है। प्रिया, मैं जादुई सोने के लहंगे की चक्की हूँ। मैं केवल तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे चलाकर 2 बार ये मंत्र पढ़ना। हे जादुई चक्की, मुझे सोने का लहंगा प्रदान करो। ये मंत्र पढ़ते ही तुम्हारे सामने सोने का लहंगा प्रकट हो जाएगा। फिर तुम उसे बेचकर अपना जीवन बेहतर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसे जादुई सोने के लहंगे की चक्की ने बताया था और उसे सोने का लहंगा मिल जाता है। वो उस सोने के लहंगे को बेचकर जो पैसे जमा करती है उससे वो बहुत अच्छा घर ले लेती है और वहाँ रहने लग जाती है। कुछ ही दिनों में उस सोने के लहंगे की चक्की की मदद से प्रिया काफी अमीर हो जाती है, परंतु अमीर होने के बाद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं आता है और अब वो अपनी तरह सड़कों पर घूम रहे बच्चों की मदद करने लग जाती है और इसी तरह हंसी खुशी रहने लग जाती है।